दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भानु पुरोहित। प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर। आज हेलो डॉक्टर में हमारे साथ है हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश भाटी, जो कि वरिष्ठ आचार्य है और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ऑर्थोपेडिक्स एमजीएच और एमडीएम जोधपुर में। डॉक्टर भाटी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल स्वस्थ। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं और कुछ उत्सुकताएं जिसको कहते हैं वो भी है, लेकिन एक बहुत आम सामान्य भाषा में कहें तो हड्डियों में क्या क्या रोग हो सकते हैं सामान्य तौर पे? ये डिपेंड करता है एज के हिसाब से। अच्छा। छोटे बच्चों में अलग प्रकार के रोग जब आए जाते हैं, मिडिल एज ग्रुप में अलग होते हैं और बुजुर्गों में अलग रोग होते हैं। जी जी। अब जैसे बच्चों की बात करें तो सबसे पहले जो बच्चों में हमें रोग देखने को मिलता है उसे कहते हैं रिकेट्स। ओके। और वो होता है उनके कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी के कारण। जी। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि भाई ये चूना मिट्टी खाता है। हाँ। और हम इसको कैसे बचाएं। जब हम उसको देखते हैं, उसके एक्सरे कराते हैं तो हमें लगता है कि उसके अंदर रिकेट्स के लक्षण हैं। जी। अब बच्चे को अगर कैल्शियम नहीं मिलेगा तो वो आसपास की जगहों में ढूंढेगा और वो चूना खाने की कोशिश करेगा अपने बॉडी में कैल्शियम ले जाने के लिए। जी। तो ये बच्चा खुद ही जिज्ञासा है कि मैं कैल्शियम खाऊं। तो हमें अपने बच्चों के खान पान में ध्यान देना चाहिए। उनको दूध, दही, पनीर है, स्पंजी रसगुल्ले हैं, चीज स्लाइस है, ये इन्हें नियमित रूप से देते रहें तो इनकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। डॉक्टर भाटी, यही मैं आपको थोड़ा सा रोकना ये चाहता हूँ कि छोटे बच्चे इस वक्त हमने देखा है कई जगह दूध बिल्कुल नहीं पीते, मुंह नहीं करते वो दूध की तरफ, तो क्या उनको ये कमी होती रहेगी? वो तो होती रहेगी, लेकिन दूध नहीं पीते हैं तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है जी। इसमें उनके पेरेंट्स की गलती है कि वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। वो कुछ चटपटा, कुछ मीठा या कुछ स्वादिष्ट अलग से खाना चाहेगा तो पेरेंट्स उसको दे देते हैं, तो उसके पेट में जगह नहीं रहेगी तो दूध क्यों लेगा। जी। तो इसलिए हमें इसको डिस्करेज करना चाहिए कि बच्चों को उनके मनपसंद की चीजें देते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी जगह, दूध की जगह जैसा आपने जिसमें कैल्शियम कैल्शियम है, जैसे दही है, पनीर है, स्पंजी रसगुल्ले हैं, ये दे सकते हैं अपने चीज स्लाइस होते हैं। दूध की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। जी जी। चलिए, एक तो रैकेट्स हो गया बच्चों में। हाँ, बच्चों में खासतौर पे होने वाला रोग ये। हाँ जी। और दूसरा जैसे मिडिल एज ग्रुप में है तो एक तो ऑस्टियोमलेशिया होता है। जी। लक्षण और बताएं सर कारण इसके। ऑस्टियोमलेशिया वो भी मैं कैल्शियम रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ अभी तो। जी जी जी। जैसे बच्चों में रिकेट्स होता है तो बच्चों में इसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। जी। तो उसमें बोन्स बड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं, जांग और कंधे के आसपास बहुत दर्द होता है, उनको मांसपेशियां दर्द होती रहती हैं। फिर हम उनका विटामिन D3 लेवल टेस्ट करवाते हैं तो वो कम आता है। फिर उसके हिसाब से उनको इंजेक्शंस या उसके कैप्सूल देके उसकी भरपाई करके उसमें उसकी कमी को पूरा किया जाता है। ऑस्टियोमलेशिया जो है यही विटामिन D की कमी के कारण ही होता है। हाँ, और दूसरे भी हार्मोन्स होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स के हिसाब से, लेकिन मुख्यतः कारण ये होता है। और उसके बाद आता है बुजुर्ग जो है, बुजुर्गों में जैसे कैल्शियम रिलेटेड बात करें तो उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ओके। ऑस्टियोपोरोसिस का पोरोस मतलब होता है खोखला। जी। ऑस्टियो मतलब बोन, तो बोन उनकी एक तरह से खोखली होती है। बोन का स्ट्रक्चर नॉर्मल होता है लेकिन उसके अंदर जो क्वांटिटी है वो कम होती है। क्वालिटी तो है लेकिन क्वांटिटी कम होती है। तो वो भी उनके जो फीमेल्स हैं उनके मीनोपॉज के बाद में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके कारण होता है मुख्यतः। और बुजुर्गों में, मेल बुजुर्गों में जैसे धूम्रपान है जी, ये बहुत ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस कर देता है, या एक्टिविटी कम हो जाती है एज के हिसाब से तो उसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है जी। तो इन सब का बेसिक इलाज एक यही है कि हम हमारा खान पान अच्छा रखें, पौष्टिक रखें और नित्य एक्सरसाइज करें, योग करें और वॉक करें। हड्डियां शुरू से ही मजबूत रहे जी, ये नौबत ना आए, न ऑस्टियोमलेशिया न ऑस्टियोपोरोसिस। हाँ जी। तो उसके लिए शुरू से किस एज में हम ध्यान रखना शुरू करते हैं? ये तो ध्यान अपने को पैदा होते ही रखना पड़ेगा जी। उसी समय से पौष्टिक आहार से लेके फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी गेम्स एक्टिविटी बढ़ाना, और फिर मिडिल एज ग्रुप में आते हैं तो फिर वापस उनका खान पान पे ध्यान रखना, फिर ओल्ड एज में आते आते वापस उनका एक्सरसाइज, वॉक करना, योग करना, ये सब जी। अच्छा, एक खिलाड़ी जो होता है डॉक्टर साहब, उसकी हड्डियों में और आम आदमी की हड्डियों की मजबूती में कोई फर्क होता है और कैसे होता है, क्यों होता है? फर्क ये होता है कि वो स्ट्रेस रिलेटेड उनकी ग्रोथ होती है जी। वो अपनी बॉडी पे बहुत जोर डालते हैं तो उसके सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन में, तो उनके कैल्शियम का टर्नओवर होता है, मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है। फिर उनकी नेचुरली जो एथलीट्स होते हैं उनकी डाइट भी बहुत अच्छी होती है, वो पूरे अच्छे से अपने एग्स, दूध
और पौष्टिक आहार लेते हैं, फल फ्रूट लेते हैं, तो इन कारण से उनकी हड्डियां बहुत मजबूत होती है। जी, जमाना धीरे धीरे बदल रहा है जी, यूथ अपनी दिशाएं खुद तय करने लगे हैं। हाँ जी, साथ में उसमें जो स्मैक है, हेरोइन है, धूम्रपान की, ये वृत्तियां भी बढ़ती जा रही है जी। क्या इससे भी हड्डियों पर कोई सीधा प्रभाव पड़ता है? बहुत ज्यादा। मैं इस बात पे बहुत स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगा कि अभी इन दिनों में कुछ सालों से जैसे हमारे पास यूथ आता है कि हिप जॉइंट में दर्द हो रहा है जी, और हम उसका एक्सरे वगैरह करवाते हैं तो हमें लगता है कि उसका हिप जॉइंट खराब होने लग गया है। डिटेल में उनसे हम हिस्ट्री लेते हैं, पहले तो वो छुपाने की कोशिश करेगा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, या पेरेंट्स के साथ में आते हैं तो कहते हैं कि नहीं हम धूम्रपान नहीं करते हैं, तंबाकू नहीं लेते हैं, मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। लेकिन फिर उनसे अकेले में कॉन्फिडेंस में बात करते हैं तो बात निकल के आती है कि वो अधिक धूम्रपान कर रहा है और अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा है। तो इसके कारण से क्या होता है कि हिप जॉइंट होता है, उसकी बॉल जो होता है हिप जॉइंट का, उसमें खून का दौरा कम हो जाता है जी, और वो धीरे धीरे एक तरह से अपनी भाषा में बोले तो वो गलने लग जाता है। उसको हम कहते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस। अच्छा। और इसका एक मुख्य कारण और भी सामने आया इन दिनों में कि अपनी बॉडी बनाने के चक्कर में वो कुछ स्टेरॉइड्स या बाजार में पुड़ियां मिलती हैं आजकल जी, वो पुड़ियां लेने लग जाते हैं बिना किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन से, और वो स्टेरॉइड्स उनको बाहर से तो स्ट्रांग दिखाएगा, उनकी बॉडी बनेगी, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी ये बोन्स में ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस कर देता है। तो ये ट्रेंड अभी इन दिनों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है यूथ, स्पेशली यूथ में। जी डॉक्टर भाटी, कई बार जो जिम संचालक होते हैं वो खुद ही लिख देते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप ये फला प्रोटीन लीजिए, इसके साथ वो लीजिए, ये लीजिए। क्या वाकई ये इतना घातक होता है? बिल्कुल घातक होता है। ये जो प्रोटीन जो मार्केट में बिना किसी सर्टिफिकेशन के मिलता है जी, उनमें आज ज्यादातर तो ये बॉडी बिल्डिंग स्टेरॉइड्स ही होते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कहते हैं उनको, और वो आपकी बॉडी तो बना देंगे लेकिन आपके अंदर ही अंदर इसको आपको खोखला कर देंगे वो। जी, अच्छा, आपने फिर इसके पहले बताया था कि हर एज के साथ ये प्रॉब्लम्स अलग अलग तरह की होती है। हड्डी जब टूट जाती है तो उसके जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है, हाँ जी, क्या ये भी हर एज में अलग अलग होती है या आदमी के खान पान और बिल्ट पे होती है? नहीं, एज में बहुत डिपेंड करता है। बच्चों में हम अगर ज्यादातर ऑपरेशन नहीं करते हैं, सिर्फ प्लास्टर लगा के हड्डी को अपनी जगह पे नजदीक लाके छोड़ देते हैं, उसकी हड्डी जुड़ जाती है, थोड़ी सी टेढ़ी भी हो जाती है तो एज के हिसाब से वो रीमॉडलिंग कहते हैं, उसको रीमॉडल भी हो जाती है। फिर मिडिल एज ग्रुप में थोड़ी सी परेशानी आती है, उनको ऑपरेशन करके उनको ढंग से इलाज ना करें तो उनके हड्डी जुड़ने में मुश्किल होती है। और ओल्ड एज ग्रुप में जब ऑस्टियोपोरोसिस होने लग जाए तो हड्डियों का जुड़ना बहुत मुश्किल होता है, उस समय हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। जी, रीमॉडलिंग अभी जो आपने टर्म यूज की है, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताइए ना। रीमॉडलिंग में क्या होता है कि अगर मान लो हड्डी थोड़ी सी, कई बार एक्सरे लेके पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि साहब आपने इसके प्लास्टर तो लगा दिया लेकिन हड्डी एक्सरे में टेढ़ी लग रही है जी, तो हमें उनको संतुष्ट करना पड़ता है कि ये टेढ़ी जरूर अभी दिख रही है लेकिन अगर आप 1 साल बाद इसको देखेंगे एक्सरे करा के तो ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं रीमॉडलिंग। वो शरीर अपने आप ही उस हड्डी को सीधा कर देता है। अगर कई बार हड्डी थोड़ी सी छोटी भी रह जाती है तो वो भी ग्रोथ करके और अपनी जगह नॉर्मल ग्रोथ में आ जाती है, बच्चों में स्पेशली। जी, अच्छा, कई बार ये सुनी सुनाई बात है डॉक्टर भाटी जी कि हड्डी टेढ़ी जुड़ गई, उसके बाद फिर से डॉक्टर ने इसको तोड़ा और फिर उसके बाद जोड़ा। क्या इसमें सच्चाई है कोई? नहीं, इसमें बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं है। ऐसा बहुत कम होता है कि हड्डी टेढ़ी जुड़ गई। अगर थोड़ी सी 19-20 एंगल में फर्क भी पड़ जाता है तो वो बॉडी बहुत एडजस्ट करती है। ये नहीं कि अपन 100% ही उसको सीधी कर रख पाए, ऐसा कई बार नहीं होता है। हमें उसके शरीर के हिसाब से कई बार एंगल देना भी पड़ता है, तो लेकिन उससे उसके डे टू डे फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ऊपर नीचे के जॉइंट्स जो हैं उसको एडजस्ट कर लेते हैं। जी, भाटी साहब गाने सुनते हैं? जी जरूर। कैसे, पुराने या नहीं सुनते? नेचुरली मैं तो पुराना ही सुनना चाहूंगा। तो आज मैं पूछूं आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा होगा? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। आइए सुनते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा।
बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। राजस्थान सरकार चिरंजीवी योजना तहत विनायका हॉस्पिटल में पथरी, प्रोस्टेट, स्त्री रोग, निसंतानता का मुफ्त इलाज पाए। आए विनायका हॉस्पिटल एट गीता भवन रोड। सुनो, आज मैं तुम्हारे लिए घड़ी लेके आया हूँ। वाओ, कहाँ से? बिल्कुल वहीं से जहाँ से पापा ने 25 बरस पहले मम्मी के लिए खरीदी थी। बीजराज एंड सन्स, मिनर्वा कॉम्प्लेक्स के पास, महात्मा गांधी हॉस्पिटल रोड और मेडिकल कॉलेज चौराहा, शॉप नंबर 1, जोधपुर। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत डॉक्टर भाटी, आपका भी। बड़ी अच्छी जानकारी हम आप सभी को डॉक्टर भाटी के थ्रू दिलवा रहे हैं। हड्डियों में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसको कैसे कैसे उसके उपाय और इलाज होते हैं। डॉक्टर साहब, एक बचपन से कहावत हम सुनते आ रही है, शायद आपने भी सुनी होगी, स्कूल जमाने में से, जब हमारे टीचर कहा करते थे पढ़ाई कर ले वरना हड्डी पसली एक कर दूंगा। तो ये हड्डी पसली एक करना, क्या पसली अलग है और हड्डी अलग है? नहीं, पसलियां तो होती है अपने रिब्स जी, और हड्डियां तो नॉर्मल हड्डियां होती हैं। तो हड्डी पसलियां जो है वो हड्डी में नहीं आती है। नहीं, हड्डी में ही आती है, हड्डी में ही आती है। लेकिन अगर पसलियों में भी जरा से भी आप देखें कि अगर हेयरलाइन क्रैक भी होता है तो बहुत दर्द होता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अपना कंटिन्यूअस मूवमेंट है। ये अपने फेफड़ों का जो केज होता है, लंग केज, उसको बनाता है पसलियां। तो अपन सांस लेंगे तो कंटिन्यूअस मूवमेंट होता रहेगा, और मूवमेंट होता होएगा तो बहुत दर्द होएगा। तो इसलिए जब पसली में अगर छोटा सा भी क्रैक होता है तो बहुत पेनफुल होता है। इसलिए इसको कहते थे कि हड्डी पसली एक कर देंगे, मतलब दर्द होगा तो तू भूल नहीं पाएगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर पसलियों में अगर कभी क्रैक आ जाता है तो वो बहुत पेनफुल होता है वो। जी, अच्छा, या बाय द वे कभी क्रैक आता है जी, तो इसको जुड़ने में समय लगता है बहुत? नहीं, एक नॉर्मल जो समय लगता है हड्डी को जुड़ने में कम से कम 1.5 से 2 महीने वो तो लगता ही है। लेकिन हाँ, क्योंकि मूवमेंट होता रहे तो इसमें दर्द जब होता है, और इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक इलाज नहीं है जी। सिर्फ अपन दर्द कम करने की थोड़ी सी गोली दे देते हैं और हल्के एक्सरसाइज बताते हैं इसमें जी। एक और सुनी बात है, आप बहुत अच्छी तरह से बता पाएंगे इसको, कि रीढ़ की हड्डी में कोई क्रैक आता है जी,
तो उसके जुड़ने की संभावना कम होती या बहुत मुश्किल से जुड़ पाता है? ना, रीढ़ की हड्डी में जब भी क्रैक होगा तो एक तरह से ये कि जैसे माचिस की डब्बी होती है, ऐसे एक अलग अलग वर्टिब्रा होते हैं, 32 वर्टिब्रा होते हैं हमारी बॉडी में जी। तो उसमें जो क्रैक आता है वो डिपेंड करता है कौन से एरिया में हुआ है। अगर जो मेन बॉडी में जो क्रैक होता है जी, तो अगर हम उसमें रेस्ट नहीं करेंगे तो वो हड्डी दबती जाएगी जी। दबती जाएगी तो उसके आसपास से जो नसें निकल रही हैं उनके ऊपर कंप्रेशन आएगा, उनके ऊपर कंप्रेशन आएगा तो हमारे हाथ पैरों में कमजोरी आ जाएगी। अब वो डिपेंड करता है कि कितना फ्रैक्चर हुआ है। बहुत ज्यादा फ्रैक्चर होकर अगर वो डिस्प्लेस हो गई है तो वो अपने स्पाइनल कॉर्ड और वहां से जो नर्व रूट्स निकल रही हैं उनके ऊपर प्रेशर आएगा तो हमारे एक तरह से लकवा भी हो जाता है जी। तो इसलिए जब भी रीढ़ की हड्डी की चोट हो, एक तो उसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। सबसे पहले अगर जब रोड साइड अगर किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो एक आम बात क्या होती है, हम उसके 2 हाथ 2 पांव पकड़ के ऐसे उठा लेते हैं जी। और वो रीढ़ की हड्डी में अगर उसके फ्रैक्चर है तो वो उसको और ज्यादा डिस्प्लेस कर देता है और प्रेशर बढ़ा देता है, और अगर लकवा नहीं भी हुआ होगा तो उस समय हो जाता है। अच्छा। तो रोड साइड एक्सीडेंट में जब भी हम किसी चोटग्रस्त मरीज की हैंडलिंग करें जी, तो वो बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बॉडी के मूवमेंट्स कम से कम होने चाहिए, उसको स्ट्रेचर पे उठा के लेके जाना चाहिए, नहीं कि ऐसे हाथ से उठा के लेके जाएं जी। और एक आम समस्या जो हमें रात दिन देखने को मिलती है, यूथ जब भी बाइक पे जाता है जी, हेलमेट अवॉइड करता है, तो क्या सर की हड्डियां इतनी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। वो अपने पूरे ब्रेन को संजो के रखती है जी। और अगर जरा सा भी हमारे स्कल के ऊपर कोई भी कंप्रेशन या डिप्रेशन आ जाता है तो सीधा प्रेशर जाता है उसके ब्रेन के ऊपर, और ब्रेन के अंदर हिमेटोमा फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो ब्रेन दबती है, तो उस समय उसका फिर कौन से एरिया की ब्रेन दबी है उस पर डिपेंड करता है, तो उसके उस हिसाब से लक्षण होते हैं जी। यानी कि जब भी बाहर निकले हेलमेट तो जरूरी है। पक्का, बिल्कुल, ये मान के चलिए। अब थोड़ी सी विस्तार से बात करना ये चाहते हैं कि कई लोग हैं जी कि जो छोटी मोटी चोट अगर होती है हड्डियों में तो डॉक्टर से पहले किसी पहलवान के पास पहुंच जाते हैं जी। क्या उनमें वाकई सुधार करने की गुंजाइश होती है या बिगाड़ होता है कुछ? नहीं, क्या है कि अपने जो मान लो जब किसी स्प्रेन के लिए भी अगर वो कहीं पहलवान के पास या कोई भी मालिश करने वाला तो जाता है जी, तो उस समय उसको एक सूदिंग इफेक्ट मिलेगा। अपन कभी भी किसी के भी हाथ लगा के कुछ हल्का सा मसाज करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। अच्छा। तो उस समय तो उसको अच्छा लगेगा कि मैं ठीक हो रहा हूं, लेकिन अंदर ही अंदर उसके स्वेलिंग बढ़ती जाएगी, उसके डैमेज होता जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता जाएगा, उससे उसके इन्फेक्शन और स्वेलिंग के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो उस कारण से फिर जो है जोड़ों में और सूजन बढ़ जाती है। अगर फ्रैक्चर हो गया है फिर भी वो पहलवानी करा रहे हैं और टाइट पट्टियां बंधवाते हैं। आजकल अपन ने देखा होगा गांवों से आते हैं बच्चे, कपच्चियां बांध के और पूरा रस्सी से बांध के लाते हैं हाथ को जी। तो उससे उनके खून का दौरा बंद हो जाता है। अगर वो वक्त पे अस्पताल नहीं पहुंचते तो कई बार हमें उनके हाथ या पांव भी काटने पड़ जाते हैं। ओहो, बड़ी डरावनी चीज आपने प्रस्तुत कर दी है डॉक्टर भाटी। श्रोताओं से हम ये बता दें, गुजारिश कर रहे हैं कि अगर हड्डी संबंधी रोग से संबंध में आप कुछ पूछना चाहें तो डॉक्टर भाटी आज स्टूडियो में है। आप हमें टेलीफोन कर सकते हैं 2553 300 2555 300 या दूसरे नंबर जो है 2555 952 और 2555 972। ये लाइन्स खुली है, आप चाहें तो, लेकिन आप सावधानी से सवाल करें। हड्डी रोगों को लेकर ही आप सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर महेश भाटी आज स्टूडियो में है। हड्डियों के कैंसर संबंधी जानकारी चाहते हैं। क्या कैंसर सभी प्रकार की हड्डियों में होना संभव है? हाँ, कोई भी हड्डी इससे दूर नहीं है। किसी भी जॉइंट में, किसी भी बोन के अंदर फ्रैक्चर कैंसर हो सकता है जी। पहले जो धारणा थी कि अगर कैंसर हो गया किसी के हड्डी में या किसी के हाथ या पांव की हड्डी में, तो ये था कि भाई उसका वो अंग काटना पड़ेगा जी। लेकिन अब एडवांसमेंट्स हमारे बहुत हो गए हैं, काफी अच्छी दवाइयां भी आ चुकी हैं और इसका ट्रीटमेंट भी, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा हो चुका है। तो इस कारण से क्या है कि अब जो कैंसर का जो इलाज है जी, वो हम काफी हद तक उसमें सुधार आ चुका है और अब वो नौबत नहीं आती कि हम उसके हाथ या पांव को अलग करना पड़े जी। कोई श्रोता भी है जो हमसे कुछ पूछना चाह रहे हैं हड्डी रोगों को लेकर। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ हेलो, हाँ बोलें। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी, मैं अशोक कड़ेला बात कर रहा हूँ जी।
सर मेरा सवाल ये है कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए खाने पीने में क्या चीजों का इस्तेमाल करें या किन चीजों का हम उपयोग करें कि हमारी हड्डियां मजबूत हो, और व्यायाम में भी हम किस प्रकार के योगा कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी? जी, इसका मैं अभी कार्यक्रम शुरू हुआ तब मैं बता चुका हूं कि हमें जो है पौष्टिक आहार लेना है, जैसे दूध है, दही है, पालक, मेथी, गोभी, टमाटर, और अगर अंडा खाते हैं कोई तो अंडा खाएं, और अपने बाजार के अंदर चीज स्लाइस आते हैं, पनीर है, स्पंजी रसगुल्ले हैं, फल फ्रूट है, इन सभी से अपनी हड्डियां मजबूत होती हैं। हमें अपने फास्ट फूड जो आजकल बाजारों में मिलते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनको स्वादिष्ट बनाने के लिए उनमें कई तरह के केमिकल्स भी होते हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं। तो हमें अपने ज्यादा से ज्यादा उनको अवॉइड करके अपने घरेलू घर में जो अच्छी सब्जियां और दूध वगैरह आहार है उसे ग्रहण करना चाहिए। दूसरा आपने पूछा व्यायाम का। व्यायाम तो किसी भी तरह का करें, आप कुछ भी करें, लेकिन रोज नित्य कम से कम आधा घंटा व्यायाम करें, भले योग करें, वॉक करें, आप जुम्बा करें, डांस करें, साइकिलिंग करें, लेकिन किसी भी तरह का व्यायाम करेंगे तो उससे आपकी हड्डियां निश्चित रूप से मजबूत होगी। जी, एक और कॉलर जुड़े हैं। हेलो हेलो जी साहब, नमस्कार। नमस्ते सर, मैं जबरनाथ बोलूँ, भालूनगढ़ हूँ। मैं यूँ कहता साहब, आपने आज 12-13 साल हो गया, पहले मेरा मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था। हाँ हाँ। आज मतलब कने साहब महीने 2 महीनों कमर ज्यादा दुखे तो मैं हूँ नहीं हुई सर। नहीं, उस समय चोट कहाँ लगी थी आपको? चोट साहब एक पैर में लगी थी, एक और खां पे लगी थी। हाँ, कोई ऑपरेशन हुआ था? हाँ, ऑपरेशन हुआ था साहब। अच्छा, उस समय रीढ़ की हड्डी में चोट नहीं लगी थी आपके? रीढ़ की हड्डी में हमें ध्यान नहीं साहब लगी थी, मतलब दर्द तो रीढ़ की हड्डी में कमर में ज्यादा कर रहा साहब। आपका कामकाज किस तरह का है, क्या काम करते हैं? मैं कंप्यूटर काम करूँ साहब। हाँ हाँ हाँ, तो एक तो आप इसका एक्सरे करवाइएगा। हाँ सर। उससे मालूम पड़ेगा कि भाई क्यों दर्द हो रहा है, और हो सकता है कि आपका कामकाज जो है बार बार नीचे जमीन पे बैठ के करने का है, तो उसके कारण से भी दर्द होता है। लेकिन बेहतर है कि आप पहले कंसल्ट करके एक एक्सरे करवाएं। ज्यादा उधर तो नहीं, कई काम करा साहब, खाने पीने में करा, मतलब महीने में 1-2 बार ज्यादा दर्द करिए। हाँ हाँ, तो उसका एक एक्सरे जरूर करवाएं आप, उसी से हमें पता पड़ेगा आगे का। जी जी, एक और कॉलर जुड़े हैं। हेलो 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 सर, नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्ते जी। सर मैं कैलाशगिरी हूँ। जी, कैलाशगिरी बोलो। हाँ जी हाँ। सर मेरे ये दाएं हाथ से करीब 3-4 महीनों से दर्द चल रहा है ऊपर कंधों पर। हाँ हाँ। आप पीछे भी नहीं कर सकता, ऐसा पीछे। आपको डायबिटीज है या थायराइड की प्रॉब्लम है? हाँ, तो ये डायबिटीज के मरीजों में कॉमन होता है, इसको एडेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। एक तरह से अगर अपन आम भाषा में बात करें तो अंदर की मांसपेशियों और कैप्सूल चिपक जाते हैं, जिसके कारण से इसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। और अगर हम इसका टाइम पे इलाज नहीं लेंगे और व्यायाम नहीं करेंगे तो ये फ्रोजन शोल्डर में चला जाएगा। तो इसलिए आप इसकी सूजन कम करने के कुछ कोर्स लें और इसका एक्सरसाइज करें। दिन में ये ध्यान रखें कि 10 से 15 बार इसको पूरा रेंज ऑफ मूवमेंट करें, ऊपर नीचे करें, झटके से नहीं करें, और शुगर कंट्रोल रखें। नहीं सर, शुगर तो कंट्रोल है, और हाथ भी एक्सरसाइज भी करता हूँ, वॉकिंग करता हूँ। हाँ, तो इसका एक एक्सरे करवा के और आप किसी नजदीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करें और फिर वो आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे एक्सरे देख के। अच्छा सर, एक सर ये बाएं पांव की एडी है, ये भी नीचे से हाँ, ये भी इसको प्लांटर फेसियाइटिस कहते हैं। आप चप्पल हमेशा पहन के रखें, नरम चप्पल पहन के रखें, और ये टेम्पररी होता है, ये टाइम से अपने आप धीरे ठीक हो जाएगा, इसमें चिंता ना करें आप। चलिए, बहुत सारी बीमारियां, हमारी बातें अभी बाकी रह गई। डॉक्टर साहब, बोन टीबी भी कुछ होता है क्या? हाँ, बोन ट्यूबरक्लोसिस का इंसिडेंस अब धीरे धीरे पहले से कम होता जा रहा है, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई है। और दूसरी जो फेफड़ों की जो टीबी है उसका टाइम पर इलाज हो जाता है, तो इसका जो फैलाव है वो हड्डियों में अब थोड़ा सा पहले से कम होता जा रहा है। पहले होता था कि अगर किसी को बोन टीबी हो गई, रीढ़ की हड्डी में हो गई, टाइम पे इलाज नहीं लिया तो उसको लकवा हो जाता था। अच्छा। लेकिन अब बहुत जल्दी लोग इलाज के लिए आ जाते हैं, टाइम पे उनको एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट मिल जाता है, वो सबसाइड हो जाती है,
तो बोन ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है अगर आपने टाइम पे इसका इलाज पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जी जी जी। एक और कॉलर है हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग बानू जी एंड डॉक्टर। जी नमस्ते जी, मेरा नाम ललित नेबुआनी और मेरे 2 क्वेश्चन है। हाँ जी। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब भी हमें किसी की चोट लगती है, हम दिखाने जाते हैं, तो कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं कि मांस फट गया, तो ये मांस फटना क्या होता है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो भी जिम्नास्टिक करने वाले होते हैं, उनकी हड्डियां इतनी लचीली होती है और कॉमन होती है कि वो जहाँ जिस साइड मुड़े उस तरफ मुड़ जाती है। तो ये क्या किसी खान पान का असर है या कोई एक्सरसाइज का? नहीं, सबसे पहले तो आपने जो सवाल पूछा मांस फट गया है, वो एक्चुअली ऐसा आप लेमैन को समझाने के लिए बोला जाता है कि मांस फट गया। मांस फटने का मतलब होता है कि अंदर जो लिगामेंट्स होते हैं, एक हड्डी को दूसरे हड्डी जोड़ने के लिए होता है लिगामेंट, उसके अंदर रप्चर हो जाता है और वो उसकी अलग अलग ग्रेडिंग होती है। तो एक तरह से आम पब्लिक को समझाने के लिए वो कहा जाता है कि भाई आपके फ्रैक्चर नहीं है, मांस फट गया है, तो उसका मतलब उनके लिगामेंट की इंजरी है। अब हम अक्सर ये देखते हैं कि हमारे फ्रैक्चर तो है नहीं है, तो हम उस लिगामेंट इंजरी को बहुत लाइटली ले लेते हैं और उसमें अपना कार्य करते रहते हैं। लेकिन ये जो लिगामेंट इंजरी है उसको भी हमें सीरियसली लेना चाहिए, जरूरत पड़े तो उसके लिए एमआरआई भी करवानी चाहिए। और दूसरा आपने पूछा जो जिम्नास्टिक की हड्डियां जो लचीली हैं वो किसी खान पान से नहीं होती हैं, वो शुरू से बचपन से ही उनको इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है और वो ट्रेनिंग से ही उनकी हड्डियां लचीली और होती हैं। एक और कॉलर है, लास्ट है, मैं समझता हूँ। हेलो। हाँ जी। हेलो, नाम बताएं अपना, कहाँ से बोल रहे हैं? सरवण राम इंडिया, गाँव माणक जी। माणक क्लब से? हाँ साहब। जी जी, पूछिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब पूछना था सर, जिंदा में मेद है। मेद है कहाँ पे? फॉरहेड पे। हाँ एकदम। हाँ हाँ सामने है मतलब। जी जी। तो इनमें जैसे मान लो मैंने निकलवानी है, कोई तो लोग बोले कि इन्हें नहीं निकालनी है। नहीं, ये जो अपने मेद होती है उसको ज्यादातर हम लाइपोमा कहते हैं और वो बिल्कुल नरम होती है, जैसे कि गुब्बारा होता है उस तरह से होती है और उसमें दर्द भी नहीं होता है। अगर आपको इससे कोई परेशानी नहीं है तो वो रखी रहे, कोई तकलीफ नहीं। अगर वो अचानक बढ़े और उसमें दर्द होने लगे तो निश्चित रूप से उसको निकलवाना चाहिए। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कई सारे टर्म्स और भी, एक स्पाइनल इन्फेक्शन। स्पाइनल इन्फेक्शन वही आपने जो बात करी ट्यूबरक्लोसिस वाली। ओके। हाँ जी जी, वही है। जी हाँ। अभी जो चलन बढ़ रहा है, हाँ जी, वो है योग को हर घर में किया जाता है। हाँ जी हाँ। सही ढंग से योग किया जाए तो अच्छा है जी। क्या योग से भी कोई समस्या हो सकती है या योग कितना महत्वपूर्ण है? योग महत्वपूर्ण भी है और अगर हमने बिना ट्रेनिंग के और किसी को देख देख के या अपने आप शुरू कर दिया तो उससे समस्याएं भी होती हैं। योग अगर करें तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारे शरीर और हमारे जॉइंट्स और बोन्स के लिए बहुत उपयोगकारी होता है। लेकिन अगर हम बिना ट्रेनिंग के इसको करेंगे तो इससे समस्याएं भी हो जाती हैं। और इन जनरल योग हमेशा फायदा ही पहुंचाता है? बिल्कुल 100% फायदा पहुंचाता जी। कई लोगों को ये कहते भी सुना कि भाई इसकी धीरे धीरे हड्डियां गल रही है जी। ये क्या गलना, क्या टर्म है? गलना नहीं होता है, वो एक्चुअली जैसे आप घुटने की बात करें जी, तो एज आते आते आफ्टर 55 to 60 इयर्स ऑफ एज के बाद में एक ऑस्टियोआर्थराइटिस टर्म है। अब इसको एक बहुत ही गलत एक नाम चल रहा है, गैप आ गया। अच्छा, ये कोई गैप आना नहीं होता है जी। ये हमारे जो दोनों घुटने की जो हड्डियां हैं ऊपर नीचे की, उसके बीच में एक कार्टिलेज होता है।